जो दोनों तरफ से पढ़ने पे सेम हो, जैसे 121, 2552, 55, इस तरह का जो नंबर होता है इसको पैलिंड्रोम नंबर कहा जाता है। एक नंबर इनपुट करना है, उसको चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। जैसे मान लो अगर इनपुट हो गया 125, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। अगर नंबर इनपुट हो गया 46, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, तो एक नंबर हम इनपुट करेंगे और नंबर को चेक करेंगे कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले हम इनपुट करेंगे, ठीक ना? अब ये प्रोग्राम बनेगा कैसे, थोड़ा इसको भी समझ लीजिए, उसके बाद प्रोग्राम बनाते हैं। देखिए, कोई नंबर अगर हम इनपुट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम नंबर इनपुट कर देते हैं 125, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इस नंबर को रिवर्स करेंगे। कल इसके लिए प्रोग्राम बनाया था हम लोग, नंबर को रिवर्स करने का। तो जब इसको हम रिवर्स करेंगे तो ये नंबर क्या मिल जाएगा हमको? 521, यही मिलेगा ना। अब जो नंबर इनपुट किया उस नंबर को रिवर्स नंबर से कंपेयर करेंगे कि क्या ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल होगा तब ये पैलिंड्रोम है, और अगर ये इक्वल नहीं होगा तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अगर हम कोई नंबर इनपुट करते हैं 151 और इसको जब रिवर्स करेंगे तो इसका रिवर्स नंबर भी 151 होगा। ठीक, और ये दोनों इक्वल है, यानी इनपुटेड नंबर और रिवर्स नंबर इक्वल है, तो इसलिए ये पैलिंड्रोम है। तो चलिए इसका प्रोग्राम बनाते हैं।
चलिए कोई एक नंबर इनपुट करके चेक करते हैं। मान लो n वेरिएबल में हमने इनपुट कर दिया है 275। यहाँ पर नंबर इनपुट हो गया। नंबर इनपुट होने के बाद कंट्रोल यहाँ पर आया और यहाँ पर क्या कर रहा है कि n की वैल्यू को m में वापस स्टोर करें। n की वैल्यू को m में स्टोर करें। तो m वेरिएबल की वैल्यू भी वही हो गया, सेम वैल्यू हो गया, क्योंकि n की वैल्यू को m में स्टोर करें। इस लाइन पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा केयर करना है। यहाँ पे अक्सर गलती हो जाती है, ठीक। और गलती क्या होती है, इस लाइन में क्या गलती होती है कि n में जब इनपुट किया तो n में इनपुट करने के बाद n इक्वल m कर दो, ठीक। कई बार ये गलती हो जाती है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर n इक्वल m करेंगे और n में कोई नंबर इनपुट किया और n इक्वल m करेंगे तो इसका मतलब कि m की वैल्यू n में आ रही है और जबकि m वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। तो ये गलती अक्सर लोगों से होती है, तो इसको थोड़ा आपको ध्यान देना है। आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर होता है। तो ये n की वैल्यू m में स्टोर होगा, यहाँ पर आया s वेरिएबल में 0 स्टोर हुआ और उसके बाद यहाँ पर एक वाइल की यहाँ पे चेकिंग हो रही है। वाइल का एक लूप चल रहा है और यहाँ पर एक कंडीशन की चेकिंग हो रही है। वाइल n ग्रेटर देन 0, n की वैल्यू 275 है, ये 0 से बड़ा है। यहाँ पर आया s मल्टीप्लाई 10, s मल्टीप्लाई 10, s की वैल्यू 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 0 प्लस n मॉडुलस 10, n मॉडुलस 10। तो n को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वैल्यू क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, तो 0 प्लस 5 इक्वल टू 5 हो गया। तो s वेरिएबल की वैल्यू 5 हो गई, s वेरिएबल की वैल्यू 5। और यहाँ पर n इक्वल टू n डबल स्लैश 10, n को 10 से डिवाइड कर रहे हैं लेकिन डबल स्लैश ऑपरेटर से डिवाइड करेंगे, परसेंट जो मिलेगा वो इंटीजर फॉर्म में मिलेगा, ठीक। जिसको फ्लोट डिवीजन कहते हैं। तो यहाँ पर आकर n वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा 27 n वेरिएबल में स्टोर होगा और स्टोर होने के बाद कंट्रोल यहाँ से वापस वाइल पर जाएगा। कंट्रोल वापस वाइल पर आएगा और वाइल पर आने के बाद एक बार फिर से n को चेक करेगा। n ग्रेटर देन 0, यस, क्या है 27 0 से बड़ा, यस। फिर कंट्रोल यहाँ पर आ गया s मल्टीप्लाई 10। अब s की वैल्यू देखिए कितनी है, 5 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 50 प्लस n मॉडुलस 10, 27 मॉडुलस 10 कितना हो गया 7 हो गया। तो 50 प्लस 7 कितना हो गया 57 हो गया, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर n को 10 से डिवाइड कर रहा है, n को 10 से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन क्या मिलेगा 2 मिलेगा और n में 2 स्टोर लूप कंटिन्यू हो गया। यहाँ पर आएगा n ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन 0, यस, कंडीशन 2 है। s मल्टीप्लाई 10, तो s की वैल्यू कितनी है 57 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 570 प्लस n मॉडुलस 10, n की वैल्यू कितनी है 2 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो 570 प्लस 2 कितना हो गया 572, ये नंबर हो गया s वेरिएबल में। और उसके बाद यहाँ पर आएगा n को 10 से डिवाइड किया, अब n का क्वोशिएंट क्या मिलेगा 0 मिलेगा। उसके बाद फिर कंट्रोल वापस यहाँ पर आएगा, वाइल पर चेक करेगा n ग्रेटर देन 0, नो, कंडीशन पास, क्योंकि वो 0 से बड़ा नहीं है, कंडीशन पास हो गया। अब यहाँ पर आया इफ पर आया, यहाँ पर चेक कर रहा है इफ m इक्वल टू s, ठीक है, कंडीशन पास है क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। s में कौन सी वैल्यू स्टोर है 572 और m में कौन सी वैल्यू है 275, तो ये दोनों इक्वल नहीं, कंडीशन पास हो गया। यहाँ पर आएगा प्रिंट करेगा m इज नॉट पैरेंटो, राइट, 275 इज नॉट पैरेंटो। बात समझ में आया। अब यहाँ पर एक चीज आपको ये समझना है कि इस लाइन को हमने यूज क्यों किया, ये जो लाइन है इस लाइन को यूज क्यों किया, n की वैल्यू को m में स्टोर क्यों करने की जरूरत पड़ी, ठीक। तो इस पूरे प्रोग्राम को जब हम आपको एग्जीक्यूट करके दिखा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि n वेरिएबल में चाहे हम कोई भी नंबर इनपुट कर दें,
लास्ट में n वेरिएबल की वैल्यू 0 हो रही है, लास्ट में n वेरिएबल की वैल्यू 0 हो रही है। और s वेरिएबल में क्या वैल्यू आ रही है, जो भी नंबर हम इनपुट कर रहे हैं उसका रिवर्स नंबर s वेरिएबल में आ रहा है। और पहले टर्म को चेक करने के लिए आपको मालूम है कि आप इनपुटेड नंबर को रिवर्स नंबर से कंपेयर करेंगे। अगर इनपुटेड नंबर को रिवर्स नंबर से कंपेयर करने में दोनों इक्वल हुआ तो इसका मतलब कि वो पाइलेट रोम है, और अगर इक्वल नहीं हुआ इसका मतलब वो पाइलेट रोम नहीं है। तो अगर हम इनपुटेड नंबर n को s से कंपेयर करते तो ये कभी भी इक्वल नहीं होता, क्योंकि लास्ट टाइम n वेरिएबल की वैल्यू 0 हो ही जानी है जब हम उसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम क्या किए कि जैसे ही हम नंबर को इनपुट कर रहे हैं उस नंबर को एक दूसरे वेरिएबल में प्रिजर्व कर दे रहे हैं, ठीक है, स्टोर कर ले रहे हैं एक दूसरे वेरिएबल में। क्योंकि अगर हम n की वैल्यू को कम भी कर रहे हैं जैसा कि यहाँ पर हुआ, और कम होते होते ये फाइनली 0 हो गया, उसके बावजूद जो m वेरिएबल है, m वेरिएबल में वही नंबर स्टोर है जो हमने इनपुट किया था। तो अब हम यहाँ पर m और s को अगर कंपेयर करेंगे तो m में हमको इनपुटेड नंबर मिल जाएगा और s में उसका रिवर्स नंबर मिल जाएगा। बात समझ में आई कुछ? कोई दूसरा नंबर भी एक बार इनपुट करके चेक कर लेते हैं, कोई पहले दो नंबर इनपुट कर लेते हैं, देखते हैं कि वो बताता है कि नहीं। तो मान लो हम यहाँ पर इनपुट कर लेते हैं n वेरिएबल में 7,557 इस नंबर को इनपुट कर दिया और इसको चेक करते हैं कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं। तो सबसे पहले इनपुट होने के बाद कंट्रोल यहीं पर आएगा और n वेरिएबल की वैल्यू को m में स्टोर कर दिया। तो m वेरिएबल में हो गया 7,557, ये नंबर हो गया n वेरिएबल में। और यहाँ पर जब आया तो s वेरिएबल में 0 स्टोर हो जाएगा, s वेरिएबल में 0 स्टोर हुआ। और उसके बाद यहाँ पर ये चेकिंग हो रही है वाइल से, ये एक लूप है हमारा वाइल का, n ग्रेटर देन 0, यस अभी तो ये बड़ा ही है, कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो यहाँ पर आएगा s मल्टीप्लाई 10, s की वैल्यू कितनी है 0, 0 मल्टीप्लाई 10 तो 0 हो गया, प्लस यहाँ पर आया n मॉडुलस 10, n में जो भी वैल्यू है उसको 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या मिलेगा 7 मिलेगा, रिमाइंडर 7 मिलेगा, ठीक है। तो s के साथ 7 को जोड़ दिया तो s वेरिएबल में क्या मिल गया 7 मिल गया, s वेरिएबल में 7 मिल गया। बात सबको समझ आ रही है ना? बोलिए। चलिए यहाँ पर फिर से आ गया, n को 10 से डिवाइड कर रहा है, डबल स्लैश से डिवाइड हो रहा है, मालूम है आपको। तो अब ये n वेरिएबल में क्या बचेगा 755, ये बचा n वेरिएबल में। और उसके बाद ये लूप कंटिन्यू होगा, लूप कंटिन्यू होगा, यहाँ पर आकर चेक करेगा n ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन ट्रू है। फिर s मल्टीप्लाई 10, s मल्टीप्लाई 10, तो s की वैल्यू कितनी है 7 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 70, प्लस n मॉडुलस 10, n में क्या है 755, ठीक है, उसको 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या मिलेगा 5 मिलेगा। और इधर क्या मिला है 70, तो 70 प्लस 5 कितना हो गया 75 हो गया, ये 75 हो गया। और यहाँ पर 75 होने के बाद फिर कंट्रोल यहाँ पर आएगा, n को 10 से डिवाइड करेंगे। अब n की वैल्यू देखिए कितना है 755 है, उसको जब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या मिलेगा 75 मिलेगा। कहाँ स्टोर हो रहा है n वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, n वेरिएबल में 75 स्टोर हो गया। और ये लूप कंटिन्यू हुआ, फिर से n को चेक किया, n ग्रेटर देन 0, यस। अब यहाँ पर आएगा s मल्टीप्लाई 10, s वेरिएबल में कौन सी वैल्यू है 75 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 750 प्लस n मॉडुलस 10, n में क्या है 75 है, 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो 750 प्लस 5 कितना हो गया 755, s वेरिएबल में स्टोर है। फिर कंट्रोल यहाँ पर आएगा, n को 10 से डिवाइड किया, n को 10 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा n वेरिएबल में 7 बचेगा, लूप कंटिन्यू हो गया। यहाँ पर आएगा 7 ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन ट्रू हो रहा है। फिर यहाँ पर s मल्टीप्लाई 10, s की वैल्यू कितनी है 755 है, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7550 प्लस n मॉडुलस 10, n की वैल्यू कितनी है 7 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या मिलेगा 7 मिलेगा। तो इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को जोड़ेंगे, माने 7550 प्लस 7 कितना हो गया, हाँ ये नंबर हो गया, ठीक ना।
और उसके बाद यहाँ पर जब आएगा तो n को 10 से डिवाइड करेगा तो अब n वेरिएबल में क्या बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा। ये लूप कंटिन्यू हुआ, n को चेक करेगा, n ग्रेटर देन 0, नो, कंडीशन पार हो गया। अब यहाँ पर आएगा, अब यहाँ पर m वेरिएबल में कौन सा नंबर है हमारा, इनपुटेड नंबर है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर s में हमारा रिवर्स नंबर है, दोनों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल होगा तो ये प्रिंट करेगा m इज पैरेंट इक्वल है, इसलिए प्रिंट करेगा कि m इज पैरेंट। एक बात और आपको थोड़ा सा समझना है, बात समझ में आ गई सबको। जब हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं तो प्रिंट कराने में यहाँ पर हम m को प्रिंट करा रहे हैं, s को भी करा सकते थे ना, m की जगह पर s को भी करा सकते थे। तो अगर आपका नंबर पैरेंडोम होगा तब तो आपको आउटपुट सही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे यही नंबर है, ये पैरेंडोम नंबर है, तो चाहे हम m को प्रिंट कराएं या s को प्रिंट कराएं, दोनों में सेम वैल्यू है, ठीक ना। लेकिन अगर नंबर पैरेंडोम नहीं होता, जैसे मान लो कि अगर n में अगर कोई नंबर हो गया 289 तो m में भी 289 होता और s में क्या होता फाइनली 982। तो हमको चेक किसको करना है, इस नंबर को चेक करना है ना कि ये पैरेंडोम है या नहीं है। बात समझ में आ रही है। जो हमने इनपुट किया है उसको चेक करके बताना है कि वो पैरेंडोम है कि नहीं है। और अगर हम s को प्रिंट करा देते, यहाँ पर m की जगह पर s को प्रिंट करा देते तो क्या वैल्यू प्रिंट करता, ये प्रिंट करता कि 982 इज नॉट पैरेंडोम, ठीक है। जबकि उसको हम चेक नहीं कर रहे हैं, चेक हम किसको कर रहे हैं, जो हमने इनपुट किया था चेक हम उसको कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर s को प्रिंट नहीं करा रहे हैं, हम यहाँ पर m को प्रिंट करा रहे हैं। वैसे अगर नंबर पैरेंडोम होगा तब रिजल्ट में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि तब दोनों वैल्यू सेम ही रहेगी। लेकिन जब नंबर पैरेंडोम नहीं होगा तब रिजल्ट में अंतर पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है ना, पूरा नहीं आ रहा है ना। कुछ आप लोग को सीखने को मिल रहा है कि बस ऐसे ही चल रहा है, कुछ सीख रहे हैं आप लोग। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। सोचेंगे कैसे प्रोग्राम बनाएंगे। आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आएगा, यही आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। अगर यही आने वाला होता है फिर हम कहते कि एक दिन आओ प्रैक्टिकल से पहले, ये रोज की क्लासेस, ठीक है, कि प्रैक्टिकल से पहले एक दिन बुलाते और 4-5 प्रोग्राम करवा देते, बात खत्म हो जाती, ठीक है। और नकल कर ही लोगे तो हाँ, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कि यही आएगा। हम इतना मेहनत आप लोगों के साथ क्यों कर रहे हैं, इतना मेहनत हम आप लोगों के साथ इसलिए कर रहे हैं कि आप प्रोग्राम बनाना सीख लीजिए, ठीक है। कोई भी मिले तो आप सोचेंगे कैसे, तो पता नहीं है, सोचेंगे कैसे। अरे तुम लोग बड़ा लंबा लंबा सोचते हो भाई। ये तो ऐसी उम्र है कि बड़ा लंबा लंबा सब सोचते हैं। देखिए प्रैक्टिस अगर आप करेंगे, और प्रैक्टिस करने का क्या मतलब, प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ जाइए कंप्यूटर पे इसको टाइप करिए और रन कराइए, प्रैक्टिस करने का वो मतलब नहीं है। प्रैक्टिस करने का मतलब है कि आप इसको घर पे भी बनाइए। जैसा कल हम आप लोगों को बताए थे कि आप घर पर भी जाकर इसको थोड़ा सा एक बार बनाइए। जैसे यही प्रोग्राम है, पहले का प्रोग्राम ही है, आप यहाँ पर बनाए, लिख लिए। अगर कोई प्रोग्राम जो आपने दिखाया है पैरेंट नंबर वाला, किसी और तरीके से भी कर ही सकते हैं, लेकिन बिल्कुल किसी और तरीके से कर सकते हैं, रिजल्ट आपको सही मिलना चाहिए, ठीक है।
तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। लॉजिक तो अलग अलग हो सकती है, हर लोगों की लॉजिक अलग हो सकती है, लेकिन जो आंसर चाहिए वो आंसर मिलना चाहिए। जिस काम के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं उसका आउटपुट प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए। बस थोड़ा सा हम लोग ध्यान इतना रखते हैं कि प्रोग्राम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना होने पाए, प्रोग्राम ज़्यादा लंबा ना हो पाए। ऐसे हो सकता है क्या कि हम लोग पहले नंबर डिफाइन कर दें 1 10 100 वाला और उसी को रिवर्स करके ऐसा प्रोग्राम में अरेंज कर क्या कर दे पहले, जैसे 3 नंबर या 4 नंबर दे रहे हैं, प्रोग्रामिंग में डिफाइन कर दे 1 इकाई दहाई सैकड़ा का पोजीशन, अब उसके बाद उसी को रिवर्स कर दें, उसको डिवाइड करना, मॉडुलस लगाना, ये सब ना, क्योंकि हमें तो एग्जैक्टली वही चाहिए कि हमें नंबर रिवर्स करके चेक करना है कि वो प्रिवेंट है। सबसे पहली बात ये है कि आपको जब यहाँ पर नंबर जैसे ये आ गया, नंबर को इनपुट करना है, ठीक है, तो नंबर तो कुछ भी इनपुट हो सकता है, हाँ ठीक ना, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए कि नंबर इनपुट हो गया 56 या नंबर इनपुट हो गया 729 या नंबर इनपुट हो गया 4329 या नंबर इनपुट हो गया 24682। पहली बात तो यही है कि नंबर जब इनपुट हो रहा है तो नंबर तो कोई भी नंबर इनपुट हो सकता है, वो सिंगल डिजिट का भी हो सकता है, उसको नहीं लिखना, सिंगल डिजिट का भी हो सकता है, डबल डिजिट का भी हो सकता है, 3 का, 4 का, 5 का, ठीक। अब इसके आगे आपको सोचा है कि अब आप कौन सा पोजीशन किसके लिए कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आपके मन में कोई ऐसी लॉजिक है, सर ऐसी लॉजिक है लेकिन वो अप्लाई हो नहीं मालूम, जैसे कि हम डिफाइन कर दे रहे हैं कि जितना भी नंबर हम अज्यूम कर रहे हैं उसको 1 10 100 1000 अगर कंटिन्यूअस चेन बना दे रहे हैं तो जितना नंबर होगा वैसे काउंट करेगा, फिर उसको रेसिप्रोकल करके अपोजिट से लिखना स्टार्ट कर देगा, प्रिंट कर देगा। चलो तुम्हारे मन में क्या है भाई पहले समझते हैं। जैसे मान लो कि हम इसी नंबर को लेते हैं, ठीक है, इस नंबर को लेते हैं, अब बताओ तुम क्या कहना चाह रहे हो, ये नंबर है, क्या कहना चाह रहे हो? तो कहना ये चाह रहे हैं कि इस नंबर को जैसे 3 डिजिट नंबर है तो उसको डिफाइन कर, मतलब एक ऐसा फंक्शन ऊपर ही डिफाइन करेंगे कि वो पूरी काउंट कर ले, 3 डिजिट नंबर है और फर्स्ट इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे काउंट कर ले, फर्स्ट एंड 100। और नेक्स्ट जो उसके बाद के स्टेप रहेगा कि उसी को रिवर्स करके अगर मतलब 3 टर्म है तो 100 से स्टार्ट करें, 100 10 से फिर 1, 4 टर्म है तो 1000 100 10 1 ऐसे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले तो उसका प्रोग्राम डिफाइन करना होगा कि नंबर काउंट होगा, नंबर वो तो हो गया ना, वो तो इनपुट हो गया, इसके बाद क्या करना पड़ेगा? सब प्रोग्राम ये जज करेगा ना कितने डिजिट का नंबर है। हाँ, तो उसके लिए अलग से कुछ कोडिंग करनी पड़ेगी ना। हाँ सर, वही तो नहीं मालूम इसलिए। नहीं मालूम तो है, ठीक है, मालूम तो है, उसके लिए अलग से कोडिंग करनी पड़ेगी। ये नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करना, तो आप आसान प्रोग्राम को बनाना चाहते हैं या प्रोग्राम को और कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहते हैं? क्योंकि अब अगर हम इसके डिजिट्स को काउंट करने का प्रोग्राम बनाए तो 2-4 लाइन का प्रोग्राम तो बनेगा ही, 2-4 लाइन तो बन ही जाएगा, 2-4 लाइन तो लिखना ही पड़ेगा, जिसमें हम पहले इस डिजिट्स को ही काउंट करें कि जो नंबर इनपुट हुआ है उसमें कितने डिजिट्स हैं, फिर उसके बाद देखें क्या पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो बता रहे हो उससे तो प्रोग्राम आसान होने वाला है नहीं और ना ही छोटा होने वाला है। लेंथी तो हो जाएगा लेकिन आसान तो रहेगा नहीं। अगर लेंथी हो गया तो आसान कैसे? अगर आपका रास्ता लंबा हो गया तो वो आसान कैसे हो गया? सोचने के लिए तो आसानी है, सोचने के लिए आसान, अलग अलग लेवल पर वो किसी के लिए कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है और किसी के लिए आसान भी हो सकता है, इसके लिए आसान, ठीक है, क्योंकि सबका IQ लेवल तो अलग होता है। अभी आगे जब इसमें थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो
बहुत सारे फंक्शंस हैं पाइथन में। लाइब्रेरी फंक्शन बहुत ढेर सारे हैं जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर देते हैं, अलग अलग तरह का काम कर देते हैं। तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे कुछ ऐसे फंक्शन होंगे आपको उसका रिवर्स नंबर दे देंगे, कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जो आपको उसका स्क्वायर रूट आपको प्रोवाइड कर देंगे, कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जो लेंथ उसकी प्रोवाइड कर देंगे। ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन थोड़ा आगे जब हम लोग चलेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। अगर हम अभी उन फंक्शंस को यूज कर ले तो आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि फिर वो तो एक रेडीमेड फार्मूला, और रेडीमेड फार्मूला को यूज करिए तो आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो सीखने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा पहले शुरू में, ठीक। और जब आपको ये प्रोग्राम बनाना आ गया, आप इसके बारे में किसी भी क्वेश्चन के बारे में सोचना सीख गए कि किस तरह से सोचे उसको, किस तरह से आगे उसको हम आगे बढ़ाएं प्रोग्राम को, अगर इस तरह सीख जाएंगे फिर वो आसान तरीका हम लोग यूज कर लेंगे। जैसे एक दिन हम आपको एक प्रोग्राम बताए थे, 5 नंबर्स को इनपुट करके लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का, याद है ना? यस ठीक है। तो उसमें इफ का नेस्टिंग भी हो रहा था, ठीक है। और एक दूसरा भी तरीका हम आपको बताया जहाँ पर नेस्टिंग नहीं हो रहा था, प्रोग्राम छोटा हो गया था, याद है ना कुछ? यस सर। लेकिन जो प्रोग्राम छोटा हो गया था, जो आसान हो गया था, उसमें आपको सीखने को कुछ मिलेगा नहीं। और जो नेस्टिंग का इफ का यूज किया था, नेस्टिंग इफ का यूज किया था, उसमें आपको सीखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको अपनी लॉजिक बिल्ड करने की वहाँ पे बहुत सारा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो थोड़ा सा खाना बनाना सीखिए, ठीक है ना? बना बनाया खाना मिल जाएगा तो कोई भी खा लेगा, ठीक है। लेकिन अगर खाना बनाने आ गया तो फिर आप अपने इंटरेस्ट का कोई भी खाना बनाकर खा सकते, ठीक है। और रेडीमेड अगर खाने की आदत पड़ जाएगी, ठीक है, तो फिर वही खाना पड़ेगा जो मिले। बात समझ में आ रही है ना? तो ठीक है, थोड़ा सा बाद में थोड़ा सा देखेंगे, आसान जो तरीके हैं उनको भी देखेंगे। जो लाइब्रेरी फंक्शन है उनको यूज करना देखेंगे, कैसे उसको यूज करते हैं, कौन कौन सा फंक्शन है। बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत रिच लाइब्रेरी है इसकी पाइथन की, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब एक क्वेश्चन लिखे आगे, उसके लिए थोड़ा प्रोग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन लिखिए, राइट अ प्रोग्राम to check inputted number is Armstrong or not, Armstrong or not। कोई एक नंबर इनपुट होगा और उस नंबर को चेक करना है कि वो आर्मस्ट्रांग है या नहीं। तो आर्मस्ट्रांग नंबर को जानते हैं क्या? नहीं जानते। चलिए पहले एक आध नंबर देखते हैं कि कौन से नंबर आर्मस्ट्रांग के नंबर होते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक नंबर हमने इनपुट कर दिया 153, ये नंबर इनपुट होगा। अब इसको चेक करना है कि आर्मस्ट्रांग है कि नहीं है। कैसे पता करेंगे कि आर्मस्ट्रांग होता क्या है? पहले तो यही जानना पड़ेगा कि आर्मस्ट्रांग होता क्या है। तो पहली बात आपको ये देखना है कि इस नंबर में कुल कितने डिजिट्स हैं। 3 डिजिट्स है ना, 3 डिजिट्स। अब इस नंबर के एक एक डिजिट को लीजिए। जैसे मान लो 1 ले लिया, 1, ठीक है। 1 का पावर 3 कहाँ से आएगा? जो नंबर ऑफ डिजिट्स है, ठीक है।
और उसके बाद दूसरा लीजिए 5 5 का भी पावर 3 और फिर अगला लीजिए 3 इसका भी पावर 3, ठीक है। और सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, ठीक ना। अब अगर आप 1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 1 प्लस 5 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 125 प्लस 3 का क्यूब करेंगे कितना होगा 27 और ये सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा 153। अब ये नंबर इनपुटेड नंबर के बराबर अगर होगा तो वो नंबर आर्बिट्रेरी, और अगर बराबर नहीं होगा तो आर्बिट्रेरी नहीं। बात समझ में आई? यस सर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल। जैसे मान लो कि नंबर हमने इनपुट कर दिया 407 नंबर तो कुछ भी इनपुट हो सकता है, अभी 3 डिजिट का ले रहे हैं, 4 डिजिट का देते हैं, तो इसमें भी टोटल नंबर आप डिजिट्स कितने हैं 3, तो 4 का पावर 3 प्लस 0 का पावर 3 प्लस 7 का पावर 3, ये कितना हो जाएगा बोलिए 64 प्लस बोलिए 0 प्लस 643 बोलिए जल्दी 343 ये होगा ना, सबको जोड़ दीजिए 407, ठीक। इसका मतलब कि ये नंबर भी आर्मस्ट्रांग है, ठीक। अब इसके बाद कोई एक 4 डिजिट का नंबर है, कोई भी नंबर, ठीक है। मान लो नंबर हमने ले लिया 2435 ये नंबर, तो सबसे पहले आपको देखना है कि कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स। अब टू द पावर 4 प्लस 4 टू द पावर 4 प्लस 3 टू द पावर 4 प्लस 5 टू द पावर 4, ठीक है ना। अब इसका जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगा बताएंगे, बता सकते हैं, बताइए 16 प्लस इसका बताइए 256 प्लस इसका बताइए 81 प्लस इसका बताइए 625 सबको जोड़ दीजिए, नाइन हंड्रेड 978 यही होगा। अब देखिए ये नंबर इस नंबर के इक्वल नहीं, तो इसका मतलब कि ये नंबर आर्मस्ट्रांग नहीं। सर वो आर्मस्ट्रांग नंबर कहते हैं कि सिर्फ आर्मस्ट्रांग? आर्मस्ट्रांग नंबर कहते हैं इसको, आर्मस्ट्रांग नंबर, इस तरह का नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर होता है, ठीक ना। ठीक। सबसे पहले तो नंबर को इनपुट ही करेंगे, ठीक ना, और नंबर को इनपुट करने के बाद यहाँ पर m इक्वल n s कामा c इक्वल 0 ऐसा भी कर सकते हैं। इधर एक और चीज आ गई कि जैसे मान लो
कि अगर हम पाइथन में ये फैसिलिटी है कि अगर a कामा b इक्वल 10 कामा 20 अगर लिखते हैं, a कामा b इक्वल 10 कामा 20, ठीक है, तो ये पहली वैल्यू a में स्टोर हो जाएगा और ये दूसरी वैल्यू b में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल असाइनमेंट भी सिंगल लाइन में हो सकता है, ये पाइथन में है, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो दो अलग अलग वैल्यू, अब अगर हम यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पे 5, तो ये 5 a में भी स्टोर होगा, 5 b में, तो यही काम यहाँ पे किया है, ठीक है। तो s और c वेरिएबल में 0 स्टोर करेंगे। अब इसके बाद सबसे पहला काम क्या करना है बताइए, नंबर इनपुट हो गया, सबसे पहला काम क्या करना है बोलिए। सबसे पहला काम आपको करना होगा कि जो नंबर इनपुट हो रहा है आपको उसमें डिजिट्स को काउंट करना है, कितने डिजिट्स, तभी तो पावर लगाएंगे। बात समझ आ रही है? पहले डिजिट्स जब आप काउंट कर लेंगे तभी तो पावर लगेगा कि कितना डिजिट होगा उतना पावर लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक वाइल का लूप यहाँ पर चला लेते हैं, वाइल n ग्रेटर देन 0, वाइल n ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर कर लेते हैं n इक्वल n डबल स्लैश 10, और यहाँ पर कर लेते हैं c इक्वल टू c प्लस 1। पहले इसी को चेक करें काउंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। मान लो हमने n वेरिएबल मान लो 7492 ये नंबर इनपुट, ठीक है, और c वेरिएबल में आप देख रहे हैं 0 है, तो n ग्रेटर देन 0, यस, तो n डिवाइडेड बाय 10, तो n की वैल्यू कितनी हो गई ये, और c इक्वल टू c प्लस 1, तो c की वैल्यू कितनी 1 हो गया ना, लूप कंटिन्यू हो जाएगा, लूप कंटिन्यू होगा n ग्रेटर देन 0, यस, फिर यहाँ पर n को 10 से डिवाइड किया, ठीक है, कितना होगा 74 बचेगा, और c इक्वल टू c प्लस 1, तो c वेरिएबल की वैल्यू कितना हो गया 2, और फिर से ये लूप कंटिन्यू होगा n ग्रेटर देन 0, यस, ठीक है, अब कितना होगा 7 बचेगा, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ठीक है, और फिर से लूप कंटिन्यू होगा 7 ग्रेटर देन 0, यस, 7 को 10 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा ये 0, और c की वैल्यू कितना हो गया, अब जब ऊपर जाएगा तो ये कंडीशन काउंट हो गया ना c वेरिएबल में। बात सबको समझ आ रही है? लेकिन एक चीज आप देखिए यहाँ पर कि नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट हो गया और साथ ही साथ n वेरिएबल की वैल्यू 0 भी हो गई, n वेरिएबल की वैल्यू 0 भी हो गई। अब हमको एक काम और करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक बार फिर से हमको n को रीस्टोर करना पड़ेगा, n इक्वल m रीस्टोर हो जाएगा ना, बोलिए n इक्वल m रीस्टोर हो जाएगा, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लो कि n में नंबर इनपुट हो गया 725, ये नंबर इनपुट हो गया, और m में ऊपर तो 725, अब ये कम होते होते 0 हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर क्या करें कि m की वैल्यू को वापस n में स्टोर करा रहे हैं, m की वैल्यू को वापस n में स्टोर करा रहे हैं, तो अब n वेरिएबल की वैल्यू एक बार फिर से क्या हो जाएगा 725। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्यों किया? क्योंकि आगे हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक। अब चलिए इसके बाद एक बार फिर से वाइल का लूप यहाँ पर, वाइल n ग्रेटर देन 0, वाइल n ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब इसके बाद r इक्वल, थोड़ा सा बाद में इसको और छोटा भी कर सकते हैं, अभी फिलहाल सिंपल तरीके से लिखना है, r इक्वल n मॉडुलस 10, r इक्वल n मॉडुलस 10, और यहाँ पर s इक्वल टू s प्लस r टू द पावर c चाहिए ना, है r टू द पावर c,
तो पावर की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई ऑपरेटर है आपके पास? बोलिए। यस सर। कौन सा ऑपरेटर है? ऑपरेटर ने फंक्शन डिफाइन कर फंक्शन कौन सा फंक्शन? सेम वेरिएबल को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी पावर नहीं, सी में कितना आया क्या मालूम? अभी तो हम चेक किए तो आपको ऐसे बता दें कि वो एक नंबर इनपुट है कि उसमें 4 है, लेकिन क्या पता कि कौन सा नंबर इनपुट हो गया और सी की वैल्यू क्या होगी, ये कैसे मालूम? कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम हो जाएगी ना? हो जाएगी। ऑपरेटर है आपके पास, आप लोग अपना पन्ना पलट नहीं रहे कॉपी में, बस लिख के छोड़ रहे हैं। हाँ, डबल एस्टेरिस्क, ठीक है। तो s इक्वल टू एस प्लस आर और ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। आर और 2 बार एस्टेरिस्क और उसके बाद सी पावर हो जाएगा r टू द पावर c। वैसे एक फंक्शन भी है, ठीक है। अभी फंक्शन नहीं बता रहे हैं, आगे इसको बता देंगे आपको। ये पावर POW एक फंक्शन है, ठीक है। POW फंक्शन r कामा c ऐसे भी करते हैं। पावर किसका पावर? r टू द पावर c। आगे देखेंगे उसके बारे में, लेकिन इस तरह हम उसको कैलकुलेट करके उसका हम पावर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर n इक्वल n डबल स्लैश 10, ये लूप कंटिन्यू होगा, चलेगा। उसके बाद जब ये लूप से बाहर होगा, कंट्रोल जब लूप से बाहर होगा तो यहाँ पर आकर चेकिंग कर लेंगे इफ से। इफ m की वैल्यू है हमारे पास इनपुटेड नंबर के रूप में, तो इफ m इक्वल टू s, इफ m इक्वल टू s, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसका मतलब ये आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, प्रिंट m is Armstrong number, else print m is not Armstrong नंबर। नोट करेंगे कि पहले चेक करें? नोट करेंगे। लिख लिया सबने? चेक करते हैं कोई नंबर इनपुट करके। एक सिंपल सा नंबर ही इनपुट कर लेते हैं जो पहले रूल था, n इक्वल 153। चलो इसको इनपुट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आ गया तो n की वैल्यू m में स्टोर हो गया। इधर लिख लेते हैं m इक्वल n, इसका मतलब कि 153 m में। और उसके बाद ये दोनों वेरिएबल में 0 स्टोर हो रहा है, while n ग्रेटर देन 0, n इक्वल n
डिवाइडेड बाय 10 ये हो गया, और c की वैल्यू 1 हो गया। और उसके बाद ये लूप कंटिन्यू होगा, n ग्रेटर देन 0 यस, फिर n को 10 से डिवाइड करेगा तो ये 1 बचेगा और c की वैल्यू 2 हो जाएगी। और फिर से यहाँ से ये लूप कंटिन्यू होगा, n ग्रेटर देन 0 यस, तो n को 10 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी और c वेरिएबल की वैल्यू 3 हो जाएगी। और उसके बाद जब कंट्रोल यहाँ पर आएगा तो ये कंडीशन पास हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और अब m की वैल्यू को वापस n वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो ये जो 0 हो गया था, ये 0 एक बार फिर से 153 हो गया, और c वेरिएबल में ऑलरेडी आपका से स्टोर है, उसको हमने चेंज नहीं किया है, तो c में 3 है। अब यहाँ पर आया while n ग्रेटर देन 0, while n ग्रेटर देन 0 कंडीशन जो r इक्वल टू n मॉडुलस 10, तो r वेरिएबल की वैल्यू कितनी होगी बताइए? 3 होगी ना, रिमाइंडर आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए s प्लस r टू द पावर c, r टू द पावर c, तो r की वैल्यू कितनी है? 3, और c की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 3 टू द पावर 3 कितना हो गया? 27 होगा ना। और 27 होने के साथ साथ उसको s के साथ जोड़ रहा है, s के साथ जोड़ भी रहा है, और s की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 0 है। s की इनिशियल वैल्यू ये 0 है, और 0 के साथ 27 को जोड़ दिया तो इसमें 27 स्टोर हो गया, ठीक है। उसके बाद n को 10 से डिवाइड किया, एक बार फिर से n को 10 से डिवाइड किया, तो अब n में क्या बचेगा? 15 बचेगा, और 15 के बाद ये लूप यहाँ से कंटिन्यू हो गया, ठीक। अब यहाँ पर आएगा, n को चेक करेगा, n ग्रेटर देन 0 यस, r इक्वल टू n मॉडुलस 10, तो अब r वेरिएबल में क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, ठीक। यहाँ पर s प्लस r टू द पावर c, r टू द पावर c, r की वैल्यू कितनी है? 5, और c की वैल्यू कितनी है? 3 है, ठीक। तो 5 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा? 125 प्लस s की वैल्यू कितनी है? 27, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 152 125 प्लस 27, ठीक ना, 152। उसके बाद n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, तो अब n वेरिएबल में क्या बचा? 1 बचा, लूप कंटिन्यू हो गया, 1 ग्रेटर देन 0 यस, 1 मॉडुलस 10, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, तो r वेरिएबल में 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए s प्लस 1 टू द पावर 3, 1 टू द पावर 3 1 ही होगा, ठीक है। और s की वैल्यू कितनी है? 152 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 153, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आएगा n को 10 से डिवाइड करेगा, तो जब n को 10 से डिवाइड करेगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। उसके बाद ये लूप कंटिन्यू होगा, अब यहाँ पर आकर चेक करेगा n ग्रेटर देन 0 नो, कंडीशन पास हो गया। अब कंडीशन पास होने के बाद बाहर यहाँ पर आएगा if के ऊपर, और कंट्रोल यहाँ पर आया, चेक किया m इक्वल टू s, m में हमारा इनपुटेड नंबर था जो पहले रिजल्ट हमने किया है, ठीक है। और उसके बाद s में भी हमारा नंबर है, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों इक्वल है, प्रिंट कर देगा m इज आर्मस्ट्रांग नंबर। और अगर ये इफ वाली कंडीशन पास होती तो ये प्रिंट करता कि वो आर्मस्ट्रांग नहीं है। वो थोड़ा बहुत समझ में आया? किसी को दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? एक क्वेश्चन लिख लीजिए और इसके लिए प्रोग्राम बनाकर लाइएगा। राइट अ प्रोग्राम to print all Armstrong numbers from X to Y, from X to Y, फ्रॉम x टू y, ठीक है। ये आपको इनपुट करना है,
तो मान लो आपने इनपुट कर दिया x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू आपने इनपुट कर दिया 10,000। तो 10 से लेकर 10,000 के बीच में जितने भी आर्मस्ट्रांग नंबर थे उन सबको प्रिंट करना है। ठीक है, आप एक काम और भी कर सकते हैं कि ये तो इनपुटेड नंबर के लिए हो गया। अगर आप ये पता करना चाहें कि कौन कौन से आर्मस्ट्रांग नंबर्स हैं, तो आप इस प्रोग्राम को थोड़ा दोबारा भी बना सकते हैं। एक बार तो ऐसे इनपुट करके बना लिया, और एक बार आप इसको बना सकते हैं कि 1 से लेकर 50,000 के बीच में कौन कौन से आर्मस्ट्रांग नंबर्स, 1 से लेकर, अब यहाँ पर इनपुट नहीं करना, ठीक है, यहाँ पर इनपुट आपको नहीं करना है। यहाँ तो इनपुट करना है कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, आपको इनपुट करना है। तो इस रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके बीच में जो आर्मस्ट्रांग नंबर्स हैं उनको प्रिंट करना है। आप एक सिंपली इस तरीके से भी एक प्रोग्राम बना सकते हैं कि 1 से लेकर और 50,000 के बीच में कितने आर्मस्ट्रांग नंबर्स हैं। तो यहाँ पर 1 असाइन कर लेंगे और 50,000 भी असाइन कर लेंगे। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। जितने आर्मस्ट्रांग नंबर्स होंगे, कुछ एक दो एग्जांपल हम आपको बताएं कि ये सब आर्मस्ट्रांग नंबर है, लेकिन अगर आप इस रेंज के अंदर बनाएंगे तो आपको बहुत सारे आर्मस्ट्रांग नंबर्स मिल जाएंगे कि कौन कौन से नंबर आर्मस्ट्रांग होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो प्रोग्राम बनाइएगा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, ठीक है।